नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, आप सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एवं हमारा संविधान इस लोकतंत्र की आत्मा है। यह संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारियों की जानकारी देता है बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी प्रदान करता है। आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सजग बनने का संकल्प लें। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों में से अमूमन शिक्षकों में पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है। इस पर जानकारी देते हुए डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर काउंसलिंग चल रही है, जिसमें 4 स्तरों की काउंसलिंग होने के बाद 600 पद पर नियुक्ति होना बाकी है। जल्द ही शिक्षकों की ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके बाद ही 5वें स्तर की काउंसलिंग की जाएगी। देखिए, इसमें लगभग 2906 के करीब पद थे बेसिक टीचर्स के, जिसपे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसमें 4 स्तर की काउंसलिंग हो गई है और लगभग 600 के करीब पद अभी हमारे बचे हैं। तो उसमें जो लास्ट लेवल की काउंसलिंग हुई थी, उसमें टीचर्स को टाइम दिया गया है ज्वाइन करने का। तो 25 नवंबर के बाद इसमें स्थिति थोड़ा स्पष्ट होगी कि कितने टीचर्स ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद जो पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद हमारे खाली भरते हैं, फिर हम स्टेट लेवल पे जो है 5th लेवल की काउंसलिंग करेंगे। तो उसमें चूंकि ये ऑप्शन रहता है कि कई अभ्यर्थी जो है 2 या 2 से अधिक जनपदों में भी अप्लाई करते हैं, तो जहां मेरिट के हिसाब से उनका आ जाता है या जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है, वहां पे वो ज्वाइन करते हैं। तो विकल्प उनके पास रहता है। लेकिन हम अंतिम जो काउंसलिंग करेंगे, उससे पहले हम ये ऑप्शन कर देंगे कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एक ही जनपद में अप्लाई करे। देश भर में 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बीजेपी ने जो सम्मान दिया है वह किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय में जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो इस संविधान के निर्माता हैं। और मुझे ये कहते भी गर्व होता है कि बाबा साहब को भी सम्मान देने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर, देहरादून के पलटन बाजार में विवाद देखा गया है। शादी की पगड़ी बांधने को लेकर यह विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवारें चला दी। हमले में 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। देहरादून से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आई है। साथ ही इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे 2 पक्षों में इस दौरान पगड़ी बांधने को लेकर विवाद सामने आया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवारें चला दी।
इंद्रमणि बडौनी चौक के निकट हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने बताया कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें यूकेडी के नेता सहित 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सब चीजों में, कोई शादी ब्याह में अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो और भी पूरा परिवार इसमें बिखर जाता है। बहुत मतलब दुख की बात है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें कन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 81%। व्हाट्सएप चैटबोट एंटी ड्रग हेल्पलाइन जिसका नाम है सेफ पंजाब, भगवंत सिंह मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर पे या फिर FIR करना। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केदारनाथ उपचुनाव जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। उपचुनाव और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। वहीं भाजपा ने प्रत्याशित जीत हासिल की है। जीत के बाद यदि देखा जाए तो प्रदेश कार्यालय में काफी खुशी का माहौल है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्वागत किया गया है। आइए बात करते हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से कि क्या बात रही। सर, केदारनाथ में कई मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर रही, लेकिन फिर भी आप अप्रत्याशित जीत दर्ज किए। देखिए, हम प्रारंभ से ही कह रहे थे कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस ने कई तरीके के हथकंडे अपनाए, दुष्प्रचार का उसने एक बहुत बड़ा अभियान संचालित किया और कांग्रेस का इतिहास भी रहा है कि उसने हमेशा से दुष्प्रचार करना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इस आधार पर राजनीति करते रहे और इसी कारण से वो वर्षों तक देश की और प्रदेशों की सत्ता पर काबिज भी रहे। लेकिन जनता आज उनकी वास्तविकता समझ चुकी है, इसलिए जनता ने उनको, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नकार दिया है कांग्रेस को। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का पूरी तरीके से नकारात्मकता पर अभियान टिका रहा। इसमें मुद्दों को लेकर के दुष्प्रचार चलाते रहे वो, और लेकिन जनता ने उनके जो नकारात्मक जो अभियान था, दुष्प्रचार का जो अभियान था, उसको ध्वस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी समर्थन दिया, अपना मत दिया। सर, लगातार देखा गया, यदि केदारनाथ मुद्दे पर देखें तो कई ऐसे मुद्दे, जैसे बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर स्थापित करना, शिला ले जाना, इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर हमलावर रही कांग्रेस भाजपा पर। इसका आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने दुष्प्रचार का अभियान चलाया। केदारनाथ
धाम को लेकर के उन्होंने विवाद खड़ा करने की कोशिश करी। लगातार वो जैसे शिलापट ले जाने वाली बात है, और हम लगातार कहते भी रहे, हमने सवाल भी किया कांग्रेस से कि कौन सी शिला ले जाई गई, ये बताइए, स्पष्ट करिए, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाए, वो झूठ फैलाते रहे। लेकिन जनता वास्तविकता समझती थी। इसी प्रकार से उन्होंने केदारनाथ धाम के गर्भगृह को जो स्वर्ण मंडित कराया गया है हमारे द्वारा, और एक बड़ी उपलब्धि है हमारे द्वारा कि जो आज केदारनाथ धाम का गर्भगृह है वो स्वर्णमयी आभा और उसकी दिव्यता भव्यता देश दुनिया के श्रद्धालु देख रहे हैं, लाखों लाखों श्रद्धालु देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने केदारनाथ धाम के उस प्रकरण को भी झूठ फैलाने की कोशिश करी। कभी का सोना पीतल हो गया, कभी का चोरी हो गया। इस प्रकार से उन्होंने जनता को भ्रमित करने का दुष्प्रयास किया, लेकिन लोगों ने, जनता ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मार दिया है। इसी प्रकार से उन्होंने चार धाम यात्रा को डाइवर्ट करने को लेकर के भी बहुत बड़ा दुष्प्रचार का अभियान चलाया। लेकिन जो हमने आंकड़े, जनता वास्तविकता समझती थी, जो आंकड़े देख रहे थे लोग कि गत वर्ष कितने यात्री आए, इस वर्ष कितने यात्री आए। गत वर्ष जो चार धाम यात्रा के कपाट थे वो 25 अप्रैल को खुल गए थे। इस वर्ष जो कपाट थे वो 10 मई को, 12 मई को खुले। तो इस प्रकार से 15 और 17 दिन तो ये कम हो गए थे। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा में तो किसी का भी बस नहीं हो चलता है। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के प्रयासों से, जो हमारे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग था, मोटर मार्ग था, उसको बहुत त्वरित गति के साथ में उनको सुचारू किया गया, यात्रा को सुचारू किया गया। तो ये सारे तथ्य जनता देख रही थी, जनता वास्तविकता को समझती थी। कांग्रेस ने गाँव जा करके दुष्प्रचार का अभियान चलाया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से केदारनाथ धाम को विवादास्पद बनाने की कोशिश करी, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को विवादित करने का, उनके प्रति दुष्प्रचार करने का वो हमेशा से उनका इतिहास रहा है। और इसी क्रम में उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में भी हथकंडा अपनाया। और जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। और कांग्रेसियों को इस प्रकार के दुष्प्रचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस लगातार कर रही महिला उत्थान की बात कर रही है। पिछले विधानसभा में कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 30% 36 आरक्षण देने की बात कही। वहीं भाजपा लगातार केदारनाथ पर 2 महिला कैंडिडेट उतारी। पिछले बार भी जो दिवंगत शैला रानी रावत हो गई, उनके जगह पर आशा नौटियाल को उतारा गया। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं के विकास की बात सिर्फ कांग्रेस करती है, जबकि भाजपा उसको अमली जामा उस पर पहनाती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस केवल बात करती है, झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी उनका क्रियान्वयन करती है। आप प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, इतनी योजनाएं हैं जिनमें कि महिलाओं को उत्थान को लेकर के, महिलाओं सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती रही है। अगर उनको महिलाओं के प्रति इतना ही उनको उपचुनाव में उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्याशी उतार करके भी दिखा दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम कितने गंभीर हैं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा केदारनाथ उपचुनाव जो जीत है यह कांग्रेस के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस भ्रम की राजनीति करती है जबकि भाजपा धरातल पर काम करती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।